माननीय मंत्री जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। अपने व्यस्त समय में से आपने हमारे साथ कुछ बांटने के लिए समय निकाला, इसके लिए एक बार पुनः आपका आभार। और यहाँ जब ऑटो इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उन दिग्गजों के अंदर कितना एक्साइटमेंट है माननीय मंत्री जी को बोलते सुनने के लिए, ये उनकी तालियां बतानी चाहिए। एक बार आपकी तालियों से वो टोन सेट होनी चाहिए जिसमें आप मंत्री जी को बोलते हुए सुनना चाहते हैं। नितिन गडकरी जी, आपको तो कई बार मिरेकल करने वाले मंत्री के तौर पर जाना गया, बोला गया, लेकिन आज जब यहाँ ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए दिग्गज मौजूद हैं, सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। ये इंडस्ट्री है जो रेवेन्यू के रूप में, जीएसटी के रूप में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। यही इंडस्ट्री है कि जिसने अभी तक 4.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो इतनी तेज़ी से हो रही है कि ये लोग भी शायद इमेजिनेशन के बाहर है, क्योंकि हिंदुस्तान ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि हम वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। और आज ही IMF ने हमारी जीडीपी ग्रोथ को 7.4% एक्सपेक्ट किया है, बढ़ाया और कुछ। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी सरकार जब आई 2014 में, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इंडस्ट्रीज का साइज तब उस समय 15 लाख करोड़ था। तब हम 7वें नंबर पे थे और आज ये परिस्थिति है कि हम 22 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बने हैं और हमारा वर्ल्ड में नंबर 3रा है। अभी हमने जापान को भी पीछे डाला है और हम 3rd नंबर पर आए हैं। पहले नंबर पर USA है 79 लाख करोड़, फिर चाइना है 49 लाख करोड़ और हमें 22 लाख करोड़। और मेरी विश्वास है और इन सब के ऊपर भरोसा है कि ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो मैं ये डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूँ, ये उद्दिष्ट है, टारगेट है कि इन लोगों ने अगर काम किया और ये कर रहे हैं और जिस प्रकार के इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कर रहे हैं, हम 5 साल में लगभग 1 नंबर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, इतना राइज होगा। इसके 2 इम्पॉर्टेंट कारण हैं। हिंदुस्तान में स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है। दूसरी बात, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण हमने बड़े प्रमाण पर, अब स्क्रैपिंग पॉलिसी सक्सेसफुल हुई है और बड़े प्रमाण पर स्क्रैपिंग चल रहा है, जिसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, सब स्क्रैपिंग मटेरियल बहुत सस्ता मिलेगा। कुछ प्रेशियस मेटल्स भी है, जिससे हमारी कॉस्टिंग ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की काफ़ी कम होगी। दूसरी तरफ वॉल्यूम बढ़ने के कारण भी कॉस्ट कम होगी और तीसरी टेक्नोलॉजी के कारण भी कम हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये भी, इनका भी राइज बहुत बड़ा है। और आने वाले समय में अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG और हाइड्रोजन, मैं भी हाइड्रोजन की गाड़ी में आया, मैं इसका प्रचार करता हूँ ताकि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल हमारा भविष्य है। आज 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जबकि हमारे देश के इकोनॉमी से इतना पैसा बाहर जा रहा है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब रही बात रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो अभी हम लोग ये जो हमारे जो कैफ़े नॉर्म्स है, कैफ़े नॉर्म्स, एक अभी मैं कैबिनेट से हमारे मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर से बात हुई, वो मुझे 2-4 दिन में फाइल भेजेंगे और हम लोग 8 दिन में फाइनल करेंगे। हमने बस कोड फाइनल कर दिया। अब बसेस OEM बनाएगी
और हम ये जो हथौड़ा छाप जो है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि हम अब लोग मर रहे हैं, हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ट्रक के लिए भी हमने कोड लाया है। और मैं ये मानता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, research skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And automobile industry is such a unique example. By continuous research and innovation, the way in which they are invented the technology of world standard, 100% मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आज, मैं नाम नहीं लेता उनके, जो अपने ब्रांड्स उधर बना रहे, कोई जर्मनी में बना रहे, कोई जापान में बनाते हैं, कोई और कहीं बना रहे हैं, वो सेम प्रोडक्ट इंडिया में अगर बनाएंगे तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे अंदाज से 20 से 30% कम आएगी। और ये निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक्स जो है, इसमें 4 बातें जरूरी है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी इतना पोटेंशियल है। अभी आज ट्रैक्टर में पहली बार हमारे देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का प्रोडक्शन और बिक्री इस साल हुई है, रिकॉर्ड हुआ है। टू व्हीलर में 50% टू व्हीलर हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, और वर्ल्ड मार्केट में लगातार डिमांड बढ़ रही है। और यही चीज़ अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में आएगी, और इसलिए स्काई इज़ द लिमिट। और दूसरी बात, अब ये तो होता है कोई रेट खुशी से थोड़ी कम करता है, कंपटीशन होती है तभी कम करता है। अब लिथियम आयन बैटरी की कीमत, जब इसी होटल में पहली बार मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया था तो उसकी कीमत थी $150 पर किलोवाट पर आवर, और आज बनी है $55 पर किलोवाट पर आवर। अब मेरा गट फीलिंग है, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये ज़्यादा है, पर एक बात मुझे मित्र ने कही कि किसी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल को उसका एज मत पूछना कभी, किसी अखबार वाले को उसका सर्कुलेशन नहीं पूछना, और इंडस्ट्री वालों को उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं पूछना। ये कभी भी दुख ही व्यक्त करते, क्या करे साहब, क्या करे साहब, पर सही में ये ऐसा बोलते रहते, इसका मतलब अंदर से बहुत बढ़ रही है। अब पर क्योंकि कोई खुश, नेचुरल है, एम्बिशन बड़ी होती है। अब इनका कॉस्टिंग जो है वो पेट्रोल डीजल व्हीकल से भी सस्ती हुई है, और धीरे धीरे इतने ब्रांड्स आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं। कल मुझे और एक ब्रांड वाले बाहर के मिले, वो भी अब फैक्ट्री डाल, तो नेचुरली कंपटीशन होगी, रेट कम होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ेगी, गवर्नमेंट का जीएसटी रेवेन्यू बढ़ेगा, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारे देश के सब ब्रांड्स वर्ल्ड में सबसे आगे जाएंगे, ये इनके भरोसे जाएंगे, यही हमारी विजन है। क्या बात है, इतने सारे माइलस्टोन्स न जाने कितने अचीव कर लिए गए, और कितने सारे ऐसे जो निकट भविष्य में ही अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन सर, इसी में वो बैलेंस स्ट्राइक करने वाली बात भी है कि कंजम्पशन हो, इकोनॉमी ग्रो करे, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट कंजम्पशन ना हो, खासतौर से इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, जब ये चिंता बनते जा रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और दूसरी तरफ वो चिंताएं भी अपनी जगह। आप फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे थे, एथेनॉल के बाद ये कहा गया कि इससे फर्क पड़ेगा पूरे सिनेरियो में, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि न सिर्फ इससे वाहन की इफिशियंसी कम लगी उनको, बल्कि इंश्योरेंस नहीं होता इंजन का अगर वो उसकी वजह से ख़राब हो जाता है, और तीसरे पेट्रोल की कीमत आपने कहा था कि कम होगी, इसके बाद वो कीमतें भी कम नहीं हुई। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि आज हमारे देश में जो परिस्थिति है उसमें इंपोर्ट हमारा काफ़ी बढ़ा है, और ये सच है आपका कहना कि जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी उतना प्रदूषण बढ़ेगा। अभी हमारे दिल्ली के प्रदूषण में 40% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है, यह सच है, और इसको मैं स्वीकार करता हूँ। एज ए मिनिस्टर मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ, पर हमारा कोशिश ये है कि कल हमने 15 लोगों को पेटेंट के लाइसेंस दिए 10 दिन पहले, परली से बिटुमेन बनाने की, प्राइवेट इंडस्ट्री को। अब 50 लाख टन परली से अगर बनेगा तो परली रहेगी नहीं, अब परली से एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। अब धीरे धीरे वेस्ट टू वेल्थ, अब कचरा हम रोड में यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, फ्यूल में ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि
अब हमारे देश में अभी तो 85 to 86% हमारा डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पर है, जो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हमें हाइड्रोजन से लेकर इथेनॉल से लेकर सब में जाना पड़ेगा। अब ये जो आप बता रहे हैं, हमारे इथेनॉल ऐड करने से कोई इफ़िशियंसी कम नहीं हुई है, कोई तकरार रिसीव नहीं हुई है और पूरी तरह गलत बातें हैं। अब ये पेड कैंपेन चला, उसके अलग अलग कारण हैं। इस देश में केवल बिहार और यूपी के किसानों को जो कॉर्न की प्राइस 1200 रुपये क्विंटल पर आई थी और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी, वो जैसे मक्के से इथेनॉल शुरू हुआ तो प्राइस 2800 रुपये क्विंटल गई। तो क्या देश के उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में 42,000 करोड़ उनके पॉकेट में गए? क्या रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल और फॉरेस्ट के एरिया में प्रगति और विकास नहीं होना चाहिए? क्या किसानों में उनका अगर प्रोडक्ट को अच्छे, अभी चावल में हम नंबर 1 बने वर्ल्ड में। अब हमने 19 कुछ तो भी 220 लाख टन कुछ तो भी अभी एक्सपोर्ट हुआ है बड़े प्रमाण पर, 19% उसका चावल का। अब हमें क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो देश में इंटीग्रेटेड अप्रोच में सबको देखना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल अगर हमारे देश में तैयार होगा तो हम निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिन देशों में गैस उनका है, पेट्रोल डीजल है, ठीक है। फिर हमें टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। अभी हमारे यहाँ के एक आईआईटी के इंजीनियर को फोर्ड कंपनी ने अवार्ड दिया और उसने जनरेटर सेट में ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जो मैंने खुद देखी कि 90% पोल्यूशन कम होता है, 10% रहता है। तो एक बात जरूर है कि इंडस्ट्री को ये सोचना होगा कि पोल्यूशन इज ए बिग कंसर्न और किसी भी स्थिति में पोल्यूशन को कम करना, और ये जो विशेष रूप से एक तरफ हमारी इकोनॉमी के इंपोर्ट को कम करना इकोनॉमिकली, ये भी हमारे सामने चैलेंज है। और इन स्थिति में वर्ल्ड में अब इसको पोल्यूशन की बात को लेकर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं, अभी वो और बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग भी बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें वर्ल्ड में विश्व का विचार करते हुए पोल्यूशन को कम करना सोचना ही होगा। और जो डीजल पेट्रोल अगर यूज़ करेंगे तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी कि पोल्यूशन नहीं के बराबर है। और दूसरी बात, इकोनॉमी का भी सोचना पड़ेगा। और तीसरा, पब्लिक की अफोर्डेबिलिटी क्या है ये भी देखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अब नई अभी फ्लैक्स इंजन की टेक्नोलॉजी आई कि आप 100% इथेनॉल पे चलोगे, बिजली भी तैयार होगी, तो पेट्रोल के भाव एकदम कम आते हैं, तो कंज्यूमर की भी बचत होती है। अब इलेक्ट्रिक भी आया। अब इलेक्ट्रिक में एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आई। अब मैंने खुद देखा अब वो एल्यूमिनियम की प्लेट ही फ्यूल बनी है। तो नेचुरली और कॉस्ट का भी रोज हाइड्रोजन पे आ रहा। अभी हाइड्रोजन में हमारा प्रॉब्लम है। मैं इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने इसी होटल में 6 महीने पहले टाटा के 3 ट्रक को लॉन्च किया। जो 2 ट्रक थे वो आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालकर चलते थे और एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था। अब नेचुरली अब हम वो 10 रूट पर एनएचआई के तरफ से 650 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पर हमारी कंसर्न है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन में हमें प्रॉब्लम है। फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में प्रॉब्लम है। अभी हमने हमारे से गलती हुई, मैं स्वीकारता हूँ। हमने हमारे रोड साइड एम्यूनिटीज 670 बना रहे हैं, वो 22 रुपये यूनिट से बिजली बेच रहा है। तो कैसे वायबिलिटी आएगी? क्यों लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदी करेंगे? तो मैंने पावर मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनर्जी के रूप में जा रही है उसका अलग रेट और टैरिफ करना होगा, ताकि हम उसको जब सस्ता देंगे तभी वो चल पाएगा। तो धीरे धीरे समस्या भी है और मार्केट भी अच्छा है। और मैं एक बात इंडस्ट्री को कहूँगा कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स टू अपॉर्चुनिटीज़, और ये उनमें से नहीं है, पर देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स को सोचो मत, पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाओ। स्काई इज द लिमिट। ये ट्रैक्टर का जैसे उदाहरण है, वैसे सब बातों में हम आगे जाएंगे। जो देश हमारे से कंपटीशन कर रहा है उसको हम क्वालिटी में और कॉस्टिंग में भी आगे जाएंगे उसके, ये मेरा विश्वास है। और जा रहे लोग,
और हमारी भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा और ये जो स्वैपिंग पॉलिसी हमारी आई है इसके कारण हमें रॉ मटेरियल सस्ते प्राप्त। अभी हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम स्पेशियस मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं पड़ेगी। अगर हम वेस्ट टू वेल्थ वाली बात को अगर आगे लेके जाएंगे तो ये इतना एल्यूमिनियम निकलेगा, कॉपर निकलेगा, प्रेस्टिज में मटेरियल निकलेंगे, इसको रिसाइकलिंग करेंगे। तो सर्कुलेशन इकोनॉमी को भी मजबूत करने के लिए मेरे यहाँ ही परसों 9 मंत्री जी की मीटिंग हुई, हाउ टू कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू वेल्थ। तो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इसको फायदा होगा। तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। ये इंडिया के लिए तो ये बिल्कुल हमारा हार्ट है, ग्रोथ इंजन है। और इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, और सब अभी जीएसटी भी हमारी सरकार ने कम किया तो इनका सेल बढ़ गया। तो नेचुरली सरकार इस इंडस्ट्री को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। और ये मैं नहीं मानता कि ये इतना टर्नओवर बढ़ा रहे यानी केवल खुद के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर भी अच्छा है और ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन भी है। और इनकी क्वालिटी, इनके टेक्नोलॉजी, इनका कॉस्टिंग, ब्रांड वैल्यू सब अच्छा है और स्काई इज द लिमिट, ये बहुत आगे जाएगा। इंडस्ट्री के लिए स्काई इज द लिमिट जब मंत्री जी कह रहे हैं तो आप लोग इतना चुपचाप सुन रहे हैं, इसीलिए शायद वो ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हाँ साहब ठीक है लेकिन समस्याएं बहुत हैं वाली बात रहती है। एक बात बताऊंगा, हाँ देखो टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, रिसोर्सेस इज इम्पोर्टेंट। मैं अगर रोड में, अभी दूसरी बात, इनके ग्रोथ का तो बैकबोन मैं हूं। अभी जो इन्होंने जितने रोड देखे वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और अभी आज ही मैं बैठा था सुबह, आप कैन यू बिलीव कि दिल्ली से ग्वालियर 2.5 घंटे में होगा, अब अमृतसर 4 घंटे में होगा, अभी ये दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। योगी जी ने मुझे कहा कि हमारी समस्या है आपके कारण निर्माण हुई। मैंने बोला क्यों? बोले प्रयागराज में जो आया वो गाड़ी लेके आया देश भर में, तो वहाँ गाड़ी के पार्किंग का प्रॉब्लम है। उत्तराखंड में 4 धाम रोड बन गया, इतने लोग जा रहे हैं कि उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। अब मैं ये जो दिख रहा आपको, अभी पहले हाईवे को हम 4 लेन 6 लेन बना दे, मैं ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, नए रोड, कहीं स्टॉप ही नहीं है उसको, सिग्नल ही नहीं, डायरेक्ट निकल रहा आप। तो मुझे बताइए कि इतने लोग हैं कि अच्छा हर आदमी गाड़ी खरीद रहा। अब तो ऐसी स्थिति आ रही है कि घर में 5 लोग और 7 गाड़ियाँ, और पार्किंग के लिए हमने रोड बनाया उनके लिए, पूरे रोड पर। दिल्ली वाले तो इसमें पूरी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने रोड बनेंगे उतनी गाड़ियों का सेल डोमेस्टिक मार्केट में और बढ़ने वाला है। और इसके लिए वेटिंग लिस्ट आएगी इन्हें प्रोडक्शन करने के बाद। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय, अब 10 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ेगा। तो डोमेस्टिक मार्केट बढ़ेगा क्योंकि उसके लिए पूरा इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है उसको एनकरेज करने के लिए, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक छोटी बात मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। अभी मैं टाटा के साथ मिलकर एक नई सिस्टम को हम लॉन्च कर रहे हैं नागपुर में, 135 सीटर बस है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। हम 50-55 हज़ार बसेस बना रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट 1 लाख बसेस की है। अब इलेक्ट्रिक ट्रक हमको चाहिए, उसकी कैपेसिटी कम है, और इसलिए आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में रोड बन रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन और अल्टरनेटिव फ्यूल पर इक्विपमेंट आएंगे। काफ़ी लोगों ने किया है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैपेसिटी कम है। तो थोड़ा सा क्या है कि शब्द बराबर नहीं है, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के साथ मालिक थोड़ा जुगाड़ू भी चाहिए, हिम्मत वाला चाहिए। अब मैं रोड बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बोलो क्या करना है, कितना पैसा चाहिए। ऐसे 10-20-25 हज़ार करोड़ तो मैं ऐसे बोलता हूँ ये करो, क्लियर करो, ख़त्म करो। अब प्रॉब्लम पैसा खर्चा करने का है जी। आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि फटाफट प्रोजेक्ट बने, मैं 2 to 4 लेन कन्वर्ट करूँ, ग्रीन हाईवे बनाऊँ, तो खर्चा करने वालों की कमी है। रोड अच्छा क्वालिटी के बने उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और जितने अच्छे रोड बनेंगे उतनी गाड़ी आएगी। मैं आपको बताता हूँ, इस साल में मैं कम से कम 6 जगह की हवाई यात्रा सर्विस दिल्ली से बंद कर दूंगा। आप लिख लो मेरे से।
दिल्ली से देहरादून कोई हवाई जहाज में नहीं जाएगा, दिल्ली से जयपुर नहीं जाएगा, दिल्ली से अमृतसर नहीं जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ नहीं जाएगा, और से मद्रास से बेंगलोर नहीं जाएगा, मैसूर से बेंगलोर अब जा ही नहीं रहा, मुंबई से पूना जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट थी, मैंने जब हाईवे बनाया 8 बंद हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब ट्रैफिक जो है इसका फायदा तो इंडस्ट्री को ही मिलने वाला है, और नहीं ये बस है वो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दो, और अब आने वाला समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी राइज होने वाला है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थे वो बहुत से ऐसे हो गए कि उनकी बसेस में हॉर्न छोड़ के सब बजता है और क्वालिटी खराब है। अब वो अच्छी बसेस जब आएगी और टिकट रेट इसका 30% कम किया है हमने, यानी डीजल बस की तुलना में, एयर कंडीशन है, बस होस्टेस है, और खाना पीना मिलेगा, सामने टीवी है, एग्जीक्यूटिव चेयर है। तो मुझे लगता है कि नेचुरली अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना टूरिज्म में राइज है कि अब लग्जरी बसेस लगेगी, स्लीपर कोच बने। मुझे याद है मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया तो एसटी वालों ने कहा कि हमें फूकट दो स्टेट ट्रांसपोर्ट में, मैंने कहा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे आपके रोड से, हम पुराने रोड से जाएंगे। क्या हुआ पता है आपको? लोनावाड़ा खंडाला वो बस रुकती थी और पैसेंजर पैसा इकट्ठा करके टोल का पैसा इकट्ठा करते थे और पैसेंजर टोल देते थे और बोलते चल इधर से। अब स्थिति ये हो गई है कि अब कोई, मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी इस समय काफ़ी बड़ा बूम आएगा। थोड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसके तरफ देखेगी तो फायदा होगा। फिर ड्रोन टैक्सी की बात हो रही भविष्य में, डबल डेकर अच्छी बसें से वो आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, मेरा हाईवे है, अगर ये 40 किलोमीटर चार्ज होती है और जाती है, अब मेरे हाईवे पर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने वाला हूँ, तो 40 किलोमीटर में बस रुकेगी, 20 सेकंड में चार्ज हो गई, फिर चली जाएगी। तो लोग लैपटॉप पे काम करते करते दिल्ली से जयपुर 1.25 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो लोग क्यों हवाई जहाज जाएंगे, क्यों जाएंगे एयरपोर्ट? तो मैं आपको बता दूँ, आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का है, इनोवेशंस का है, कंफर्ट्स का है, कॉस्ट इकोनॉमिक्स का है और क्वालिटी का है, और इसमें हमारी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है। और इसमें अभी पहली बात तो मैं मानता हूँ कि पहले मैं नाराज़ होता था इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को, तो मैं बोलता था कि तुम कॉस्ट सेंट्रिक हो, तुम्हें क्वालिटी से कोई लेना देना ही नहीं मानते थे मेरी। तो मैं बोलता था इतनी घटिया गाड़ी बनाते हो, तुम्हारे के हॉर्न बस छोड़ के सब बजता, बेकार गाड़ी है तुम्हारी। अब वो इतने सुधर गए, उनके सेल बढ़ गए, आज मुझे धन्यवाद देते हैं, उनका डिज़ाइन बदल गया, उनके सेल बढ़ गए, क्योंकि अब लोगों को सस्ता होने आया है। इसलिए ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं चाहिए, कलर टीवी चाहिए लोगों के चॉइस में, अच्छी गाड़ी चाहिए। मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास वक्त सीमित है और बहुत सारी उत्कंठाएं मेरे मन में हैं, तो मैं ज़रा उनको ज़रूर शांत करना चाहता हूँ। एक तो सर, आप बड़ी साफगोई से जहाँ गलतियाँ हैं उसको भी मानते हैं, ये आपके लिए मतलब इसके लिए आपको कुडोस कहूँगा मैं, कि जहाँ आप कहते हैं कि हाँ पॉल्यूशन को लेकर गुंजाइश है, कई चीज़ें ऐसी जो खुद कहते हैं कि हाँ गलती हुई, जैसे इलेक्ट्रिक टैरिफ को लेकर वो कह रहे हैं कि फिर क्या मतलब निकलेगा ई व्हीकल्स का। सर लेकिन जब हम सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनने की तरफ अब जा रहे हैं, आपने तो 60% इसको बढ़ाया पिछले 10 सालों में रोड नेटवर्क को। अभी जो नोएडा में एक एक्सीडेंट हुआ उसकी बड़ी चर्चा है, आपने भी देखा होगा कि वो एक तेज़ी से शार्पली मुड़ने वाला मोड़ था और वहीं पे एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां वो एक इंजीनियर 27 साल का एक्सीडेंट का शिकार हुआ, वो नहीं रहा। बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ जो ये गुंजाइशें दिखाई दे रही हैं, 2024 में 1,77,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स, इनको आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से हमें इसमें सोचना पड़ेगा, पर मैं नम्रतापूर्वक बता रहा हूँ, उसको गलत इसमें मत लीजिए, वो रोड हमारा नहीं था। एक बात जरूर है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1,80,000 मौतें होती है, और मरने वालों में 18 से 34 एज ग्रुप में 66% लोग मर रहे हैं। अब 2 बातों में आपका सहयोग चाहिए। अब कोई भी आदमी एक्सीडेंट होने के बाद अगर उसको तुरंत मदद मिलती है तो 50% लोगों की जान बच सकती है। तो हमने एक राहवीर योजना बताई है कि आप अभी कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी, पुलिस की नहीं होगी, कोर्ट की नहीं होगी, उसको उठाकर हॉस्पिटल एडमिट करो, राहवीर को 25,000 रुपये अवार्ड मिलेगा। फिर कोई भी रोड पर एक्सीडेंट हो, अगर उसको एडमिट करेंगे तो 7 दिन का मिनिमम 1.5 लाख रुपए खर्चा हम करेंगे। हमने ये भी किया है और मुझे लगता है कि रोड सेफ्टी हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है।
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सब सुधार किया। अभी हमने फ्रीक्वेंसी खरीदी की है आईटी मिनिस्ट्री से। अब हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि ट्रक और बस और कार एक दूसरे के ऊपर डैश ही नहीं होगी, जैसे जाएगी तो ऊपर से तुरंत गाड़ी को ब्रेक लग जाएगा। तो हम लगातार नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिससे हम लोग कैसे एक्सीडेंट कम करेंगे, रोड की क्वालिटी में सुधार कर रहे हैं। पर इसमें इन्फोर्समेंट करने के लिए कानून में भी सुधार किया, पर ह्यूमन बिहेवियर ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो रोड मेंटेनेंस के लिए जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं पिछले 2 साल से अब सोशल मीडिया में सब लाता हूँ, मैं उसका चार्ट बनाता हूँ। और फिर मैंने अभी कॉन्ट्रैक्टर को और ऑफिसर को बोला कि कोई मरा तो तुम्हारे ऊपर, यहाँ तक बोल दिया एफआईआर डाल दूंगा आप, और मर गया तो 300 तो लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गलती होगी तो तुम कॉशियस बनो। तो अभी हमने 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट इम्प्रूव किए हैं। अभी हमने ये जो लैंडस्लाइड्स होती है उसके ऊपर अभी हमने 350 स्पॉट आइडेंटिफाई किए, वो सुधार रहे हैं। और अभी भी हमारे इंजीनियरिंग में, रोड इंजीनियरिंग में कुछ कमियां थी, वो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे जो स्पॉट है, आप जैसे मीडिया ने, ये गड्ढा कब बैठा था, ये क्यों हुआ, इसमें हमारा एक सेव लाइफ फाउंडेशन है, अच्छा काम करते हैं। अब उसका स्टडी करो। अभी आपको बताता हूँ, जयपुर में एक बस को आग लग गई, और वो बस को मर्सिडीज़ का ये लगा था लेबल, वो हथौड़ी छाप बस थी, और सब काले पीले ग्लास लगाए, लाइट लगाए। मैंने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को, इसकी तुम तुरंत इंक्वायरी करके इनको सस्पेंड करो, नहीं तो मैं सीबीआई को केस दूंगा। तो मुझे लगता है अब इस पर आप भी जरा ऐसा इन्वेस्टिगेशन करिए, और वो जो जिम्मेदार है उसके फोटो टीवी पे दिखाइए। श्योर सर, हमारा अधिकारी होगा तो भी दिखाइए। ठीक है सर। अब ये एक पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि मुझे तो इसकी भी इजाज़त नहीं है, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से जान लेना चाहता हूं कि जब आप बने थे तब आप उस समय सबसे युवा अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। अभी नितिन नवीन बने हैं, वो सबसे युवा हैं। अब नितिन नाम में ही कुछ है क्या? देखिए, नाम में कुछ नहीं होता, ना नाम में कुछ होता है, ना दिखने में और कपड़े में कुछ होता है। द मैन इज नोन फ्रॉम हिज कैरेक्टर, फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी, फ्रॉम हिज क्वालिटीज। नितिन नवीन बहुत अच्छा कार्य करता है, और पहला एमएलए का टिकट मैं अध्यक्ष था तब उनको दिया था पटना से। मैंने युवा मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी बनाया था। बहुत डाउन टू अर्थ है, और हमारी पार्टी है जो परिवारवाद से ऊपर है। अब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था, मैं जब अध्यक्ष बना, मैंने बायोडाटा छपाया नहीं कभी। अब मैं अध्यक्ष बन गया, अब वो भी बन गया। तो इसका मतलब दिस इज एक डेमोक्रेसी में एक अच्छा साइन है, और उनके नेतृत्व में नई जनरेशन आएगी और नए युवा पार्टी को आगे लेके जाएंगे।